अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे आईपीडी मॉड्यूल पे। आईपीडी मॉड्यूल हमारा स्टार्ट होता है कुछ रेफरेंसेस और मास्टर सेटअप्स के साथ। आईपीडी में 2 टाइप की ट्रांज़ैक्शंस होती हैं। एक तो आप इसमें ओपन बिलिंग के तौर पे अपनी आईपीडी को यूज़ कर सकते हैं। सेकंडली आप इसमें पैकेज क्रिएट करके पैकेज वाइज़ बिलिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको रेफरेंस में 2 टाइप की ट्रांज़ैक्शंस नज़र आ रही हैं, एक पैकेज, एक प्रोसीजर। पैकेज के फॉर्म से आप अपने तमाम पैकेजेस क्रिएट करते हैं। अब पैकेजेस की एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि आपने कोई भी पैकेज क्रिएट किया और पेशेंट को एडवाइस कर दिया कि आपने अगर ये पैकेज लेंगे तो आपको इतनी कॉस्ट में ये पैकेज चार्ज किया जाएगा और फिर इस पैकेज के अंदर आपकी तमाम मेडिसिन्स या जो भी सर्विसेज आपको वार्ड में दी जाएंगी वो तमाम इंक्लूड होंगी। आप हमें इतना पे करेंगे और आप फिर उसके बाद डिस्चार्ज करके पेशेंट को घर भेज देते हैं। बिल्कुल सेम इसका मकसद ये था कि जब आप पेशेंट से ये पैकेज की बिलिंग चार्ज कर लेते हैं, तो आप एक लम सम अमाउंट पेशेंट से रिसीव कर लेते हैं और इसके बाद इस पैकेज के अगेंस्ट आप ने जितनी भी सर्विसेज पेशेंट को दी होती हैं, वो उन तमाम एक्सपेंसेस को कट आउट करने के बाद आप अपना रेवेन्यू या प्रॉफिट इसमें से चेक कर सकते हैं। सेकेंडली इसमें एक ऑप्शन है प्रोसीजर क्रिएट करने का। प्रोसीजर भी बिल्कुल इस तरह से क्रिएट किए जाते हैं कि अगर आपने इसको ओपन बिलिंग में यूज़ करना है तो आपकी तमाम जो बिलिंग है वो ओपनली चार्ज होती है पेशेंट को। और फॉर एग्जांपल अगर आपने एक पेशेंट को एडमिट किया किसी सीज़र के लिए, किसी लेप्रोटमी के लिए, अपेंडिक्स वगैरह की सर्जरी के लिए, तो आप की सर्जरी अलग से चार्ज की जाएगी पेशेंट के बिल में एज ए प्रोसीजर। और इसके अलावा जो उसकी लैब्स होंगी या रेडियोलॉजीज या फिर मेडिसिन वगैरह या सर्विसेज, इंटरनल सर्विसेज जो होती हैं वो अलग से चार्ज होंगी और एंड ऑफ द बिल जो भी अमाउंट होगी वो पेशेंट को पे करनी होगी। इस तरह से ये प्रोसीजर पेशेंट को ओपन बिलिंग में चार्ज किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर मास्टर सेटोस में कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें पार्टी वाइज वार्ड चार्जेस हैं, यूज़र वार्ड मैपिंग है। यूज़र वार्ड मैपिंग इस मकसद के लिए यूज़ की जाती है कि अगर आपके वार्ड के स्टाफ हैं उनको आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि एक वार्ड के स्टाफ दूसरे वार्ड के पेशेंट के साथ कोई ट्रांजैक्शंस ना क्रिएट कर पाएँ, तो उस मकसद के लिए यूज़र वार्ड मैपिंग की जाती है। इसका दूसरा मकसद ये भी होता है कि आपने एक वार्ड के साथ जिस यूज़र को मैप कर दिया वो सिर्फ उसी वार्ड के पेशेंट्स को देख सकता है और उनकी ट्रांजैक्शंस को मैनेज कर सकता है। आगे आपके पास यहाँ पर पार्टी वाइज पैकेज चार्जेस का ऑप्शन है और पार्टी वाइज प्रोसीजर ब्रेकअप है। पार्टी वाइज पैकेज चार्जेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप पार्टी सेलेक्ट करते हैं कि किस पार्टी के अगेंस्ट, किस पैकेज के, किस वार्ड के ऊपर आप चार्जेस सेट करना चाह रहे हैं। तो आप यहाँ पर जो भी चार्जेस आप डिफाइन करते हैं, आपके पास यहाँ पे पैकेज अमाउंट देने का ऑप्शन है, कंसल्टेंट शेयर, एनेस्थेटिस्ट शेयर और हॉस्पिटल शेयर आप डिफाइन कर सकते हैं इसमें। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर हमारे पास पार्टी वाइज प्रोसीजर ब्रेकअप का ऑप्शन है। ये बेसिकली ओपन बिलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि आपने वन टाइम एक सेटअप क्रिएट कर दिया कि किसी भी पार्टी के अगेंस्ट जब कोई वार्ड सेलेक्ट करते हैं और उसके अगेंस्ट कोई प्रोसीजर सेलेक्ट करेंगे तो आप बता देंगे कि इस प्रोसीजर के क्या चार्जेस होंगे, टोटल अमाउंट इसकी कितनी होगी और इसको कौन कौन से कंसल्टेंट परफॉर्म कर सकते हैं या इसके अंदर कौन से चार्जेस जो है वो इंक्लूड हैं, वार्ड इंक्लूड हैं या नहीं है, और अगर कोई सर्विस इसमें इंक्लूड है या नहीं है तो ये सारी चीज़ें आप अलग से ऐड कर सकते हैं इसमें। इसी तरह से इसमें मल्टीपल जो है आपके पास सेटअप दिए हुए हैं जिसमें पार्टी वाइज सर्विस चार्जेस हैं। ये वो सर्विस चार्जेस हैं जो आप इंटरनल सर्विसेज के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इन सर्विसेज में आपकी कह सकते हैं कि आपकी जो वार्ड सर्विसेज होती हैं लाइक ऑक्सीजन या कैथेटर पास या यूरिन बैग, इस तरह की जो भी सर्विसेज होती हैं ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। आगे हम बढ़ेंगे, यहाँ पर हमारे पास कुछ चार्जेस हैं जिसमें पार्टी वाइज कंसल्टेंट चार्जेस हैं। ये कंसल्टेंट चार्जेस बेसिकली आपके कंसल्टेंट विजिट्स होती हैं। जो जब आपका कोई भी पेशेंट वार्ड के अंदर एडमिट होता है तो उस वार्ड में जब कोई भी आपका कंसल्टेंट आके विजिट करता है तो उस वक्त उस कंसल्टेंट के क्या विजिट चार्जेस होने चाहिए, इसको आप एज ए विजिट चार्जेस वार्ड के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं या ओटी में अगर कोई अलग से कंसल्टेंट या सर्जन विजिट कर रहे हैं तो उस मकसद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अगेंस्ट हॉस्पिटल का शेयर भी इसमें डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आगे हमारे पास एक ऑप्शन है पार्टी वाइज लेबोरेटरी चार्जेस। पार्टी वाइज लेबोरेटरी चार्जेस जो हैं
ये बेसिकली डायरेक्टली वहीं से रिफ्लेक्ट करते हैं। जब आप लैब के अंदर कोई भी लैब सर्विस क्रिएट करते हैं, टेस्ट क्रिएट करते हैं और उसके चार्जेस डिफाइन करते हैं, तो वहाँ से डायरेक्टली आप उसे आईपीडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपके वॉक इन पेशेंट के लिए डिफरेंट चार्जेस हैं और आईपीडी के लिए डिफरेंट चार्जेस हैं, तो आप यहाँ पे अलग से क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास आगे रेडियोलॉजी चार्जेस हैं। रेडियोलॉजी चार्जेस में हम डिफरेंट टाइप के रेडियोलॉजी सर्विसेज के चार्जेस जो हैं डिफाइन कर सकते हैं। नीचे एक डाउनलोड एक्सेल का बटन दिया हुआ है। इससे ये होता है कि आपने जितने भी सर्विसेज के चार्जेस डिफाइन किए हुए हैं उनको दोबारा आप रीप्रिंट करके चेक कर सकते हैं। आगे हमारे पास एक ऑप्शन है पार्टी वाइज डायरेक्ट सर्विस चार्जेस। डायरेक्ट सर्विस चार्जेस बेसिकली ओपीडी में हमने डिस्कस किया था कि आपके पास कोई भी अगर सर्विस है वो डायरेक्टली चार्ज की जाती है। कोई वॉक इन पेशेंट आ रहा है, आप उसे वो आपको आके कहता है कि जी मुझे लाइक ब्लड प्रेशर चेक करवाना है या इंजेक्शन लगवाना है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को जो सर्विसेज दी जाती हैं वॉक इन सर्विसेज, वो डायरेक्ट सर्विसेज कहलाती हैं। ओपीडी की वीडियो में इसका आपको रेफरेंस मिल जाएगा। इसी तरह से हमारे पास आगे कंसल्टेंट शेयर का ऑप्शन है कि अगर आप किसी भी पैकेज के अगेंस्ट मल्टीपल कंसल्टेंट्स के जो हैं शेयर डिफाइन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे शेयर डिफाइन कर सकते हैं। इसके आगे बढ़ेंगे, हमारे पास एक ऑप्शन है जिसमें हम ओपन सर्विसेज का अगेंस्ट जो है वो शेयर डिफाइन कर सकते हैं कि लाइक अगर आपने ऑक्सीजन दे रहे हैं या वार्ड के अंदर के पेशेंट को कोई सर्विस दे रहे हैं, उस सर्विस के अगेंस्ट आप डॉक्टर का जो है शेयर डिफाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे कुछ सेटअप्स दिए गए हैं लाइक कंसल्टेंट शेयर और डायरेक्ट सर्विस के अगेंस्ट जो भी डायरेक्ट सर्विसेज दी जाती हैं उनके अगेंस्ट अगर आपने किसी कंसल्टेंट को शेयर देना हो तो वो डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह इंटरनल सर्विसेज की आप शेयर डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है ऑटो सर्विसेज का। ऑटो सर्विसेज से मुराद ये है कि आपने जब किसी वार्ड के अंदर किसी पेशेंट को एडमिट किया, तो आपकी कुछ पॉलिसीज होती हैं कि कोई भी सर्विस ऑटोमेटिकली किसी पेशेंट के बिल में रिफ्लेक्ट कर जाए या किसी स्पेसिफिक टाइम पे कोई सर्विस जो है वो पेशेंट के बिल में अप्लाई हो जाए, तो उस मकसद के लिए ऑटो सर्विसेज का फॉर्म यूज़ किया जाता है। आगे यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि पार्टी वाइज वार्ड चार्जेस अपलोडिंग का। इसमें होता यह है कि आपने जितने भी आपके वार्ड के चार्जेस हैं आप वो एक साथ सिस्टम में अपलोड कर सकते हैं और उनको सेव करने पर आपके न्यू चार्जेस जो हैं वो अपडेट हो जाएंगे। वार्ड वाइज अकाउंट मैपिंग का एक कॉन्सेप्ट दिया गया है। इसमें होता यह है कि आपके जितने भी वार्ड्स हैं उनके अगेंस्ट अगर आप टैक्स की डिडक्शन कर रहे हैं कि अगर आपके कोई भी चार्जेस हैं वो रूम के चार्जेस जो हैं वो एक लिमिट से एक्सीड कर जाते हैं, कि जैसे कि एसआरबी के डिफाइंड टैक्सेस हैं, उसमें होता ये है कि अगर आपके किसी भी रूम के चार्जेस जो हैं वो 25,000 से ज़्यादा हैं तो उस पर 3% या कुछ परसेंट जो है वो टैक्स दिया जाता है। ठीक है, तो उस मकसद के लिए आप उन टैक्स को जिन अकाउंट्स में आपने जो है पुश करना है या रिफ्लेक्ट करना है या उनकी इंटीग्रेशन करनी है अपने फाइनेंस के साथ, वो अकाउंट्स आप यहाँ पे मैप कर सकते हैं। आगे यहाँ पे हमारे पास कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जिसमें हमारे पास पेशेंट का ऑप्शन दिया गया है। पेशेंट के मेन्यू के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन है पेशेंट रजिस्ट्रेशन का। पेशेंट रजिस्ट्रेशन बेसिकली वही एक हमारा सेंट्रलाइज्ड फॉर्म है जो कि आईपीडी, ईआर और ओपीडी में बिल्कुल सेम तरीके से काम करता है। यहाँ पर आप किसी भी पेशेंट का एमआर नंबर एडिट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और उसमें जो है चेंजेस कर सकते हैं या उसका एमआर कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट दोबारा से रिप्रिंट कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन दिया गया है रिजर्वेशन का। रिजर्वेशन में ये होता है कि आपने आईपीडी के अगेंस्ट अगर किसी भी पेशेंट को एडमिट करना है तो आप उसकी एडवांस रिजर्वेशन कर सकते हैं और इस रिजर्वेशन के अगेंस्ट पेशेंट से कुछ एडवांस अमाउंट भी रिसीव कर सकते हैं। इसका मकसद ये होता है कि आप अपनी वार्ड मैनेजमेंट को इजीली मैनेज कर पाएँ या एक्सपेक्टेड एडमिशन्स के अकॉर्डिंगली आप अपनी वार्ड मैनेजमेंट क्रिएट कर सकें।
इसके बाद हमारे पास यहाँ पर एडमिशन का फॉर्म दिया गया है। एडमिशन के फॉर्म में हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर कुछ टाइप्स दी गई हैं एडमिशन की, कि आप किस तरह का एडमिशन बनाना चाह रहे हैं। अगर आपके पास कोई भी पेशेंट ईआर से वार्ड में ट्रांसफ़र किया जाता है, आईपीडी में ट्रांसफ़र किया जाता है, तो आप यहाँ पर फ्रॉम ईआर का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से आप ईआर नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद अगर आपके पास पेशेंट जो है वो रिजर्वेशन के अगेंस्ट आ रहा है, तो यहाँ पर आपके पास रिजर्वेशन नंबर्स जो है वो रिफ्लेक्ट करेंगे और आप अपनी रिजर्वेशन सेलेक्ट करके उसके अगेंस्ट पेशेंट को एडमिट कर लेते हैं। थर्ड, आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन है डायरेक्टली एडमिट करने का, कि अगर आपके कंसल्टेंट ने या डॉक्टर ने डायरेक्टली किसी पेशेंट को आईपीडी में एडमिट होने का कहा है, तो उस सूरत में आप उस पेशेंट का एमआर नंबर सेलेक्ट करते हैं और उस एमआर नंबर के अगेंस्ट जो भी पार्टी है वो पार्टी सेलेक्ट करनी है। उसके अगेंस्ट आपने अपने वार्ड सेलेक्ट करने हैं। वार्ड के अंदर जो खाली बेड होंगे वो आपको नज़र आएंगे, आप बेड सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपने कंसल्टेंट सेलेक्ट करना है। कंसल्टेंट सेलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे दोनों ऑप्शन हैं कि आप पेशेंट को किसी प्रोसीजर के अगेंस्ट या पैकेज के अगेंस्ट एडमिट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जो हमने सेटअप्स ऑलरेडी डिफाइन किए हैं पैकेज और प्रोसीजर्स के, तो वो तमाम सेटअप्स जो हैं वो उसके अकॉर्डिंगली आपके पैकेज या प्रोसीजर यहाँ पे सिलेक्ट किए जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है कॉर्पोरेट नंबर का, कि आपके जितने भी कॉर्पोरेट के पेशेंट होते हैं आप उनको डायरेक्टली सिलेक्ट करके उनको यहाँ पर आप एडमिट कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी आपके एडमिट हुए पेशेंट हैं आप उनको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और उनको रिप्रिंट कर सकते हैं जो भी आपके एडमिशन फॉर्म्स हैं। इस तरह से आपका जो है एडमिशन पेपर जो है प्रिंट होता है और इसके ऊपर नीचे जो कॉन्सेंट फॉर्म है ये आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे नीचे एडमिशन के अगेंस्ट जो है वो रिस्ट बैंड्स होते हैं बच्चों के लिए या पेशेंट के लिए, आप वो प्रिंट करके पेशेंट को दे सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक और ऑप्शन है बेड एलोकेशन का। बेड एलोकेशन में जब भी आप किसी पेशेंट को एडमिट करते हैं तो उसके बाद वो पेशेंट जो है आपके बेड एलोकेशन में आ जाता है। यहाँ पर आपके डिफाइंड वार्ड्स आपके यूज़र को नज़र आते हैं। जिस यूज़र को आपने जिस वार्ड के साथ मैप किया होगा उस यूज़र को ये वार्ड विजिबल होंगे। उसके बाद आपके पास जो पेशेंट एडमिट हो चुके हैं जिन बेड्स के ऊपर, वो बेड्स आपको रेड कलर से हाईलाइटेड नज़र आएंगे और जो खाली बेड हैं वो आपको ब्लैंक नज़र आएंगे। अब आपने पेशेंट को कोई भी सर्विस देनी है तो उस मकसद के लिए आपके पास यहाँ पर ओपन सर्विसेज, इंटरनल सर्विसेज, लेबॉर्ट्री, रेडियोलॉजी, मेडिसिन, ये तमाम रिपोजिशंस क्रिएट करने का ऑप्शन है। यहाँ पर नीचे आपके पास रिफंड मेमो का ऑप्शन दिया गया है कि अगर आपने कोई भी वार्ड से जो है मेडिसिन रिफंड करनी है तो वो फार्मेसी में उसके लिए रिफंड मेमो क्रिएट किया जाता है। यहाँ पर नीचे आपके पास लेबॉर्ट्री और रेडियोलॉजी के स्टेटस नज़र आ रहे हैं कि अगर आपने कोई भी लेबॉर्ट्री या रेडियोलॉजी की रिक्वेस्ट क्रिएट की और ये रिक्वेस्ट आपकी जो है लैब में चली गई या रेडियोलॉजी में चली गई तो उसका क्या स्टेटस है आप यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है कैंसलेशन ऑफ रिक्विजिशंस का। कैंसलेशन ऑफ रिक्विजिशन में ये होता है कि आपने कोई भी मेडिसिन की रिक्वेस्ट क्रिएट की, लेबॉर्ट्री की रिक्वेस्ट क्रिएट की या फिर रेडियोलॉजी की रिक्वेस्ट क्रिएट की, तो ये रिक्वेस्ट आप तब तक कैंसिल कर सकते हैं जब तक रिमोट डिपार्टमेंट से वो रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट नहीं की गई या टैग नहीं की गई या उसके रिजल्ट्स वगैरह क्रिएट नहीं किए गए या मेडिसिन इशू नहीं की गई। इसके बाद आपके पास यहाँ पे एक व्यू हिस्ट्री का ऑप्शन दिया गया है कि जैसे ही आप व्यू हिस्ट्री के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको हमारे हिस्ट्री के ऑप्शन में लेके जाता है और इस पेशेंट की कंप्लीट हिस्ट्री आपको दिखाता है। इसमें आपकी जो है लैब्स नज़र आती हैं आपको और रेडियोलॉजीज और उसकी जितनी ओपीडी विजिट्स थे या लैब्स या ईआर या एडमिशन जो भी थे वो तमाम हिस्ट्री आपको नज़र आती है। अब बात होती है मेडिसिन रिक्विजिशन डिस्पोजेबल्स की। आपके जितने भी डिस्पोजेबल्स हैं उनको आप अलग से किसी भी एडमिशन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो बिलिंग में आपके डिस्पोजेबल्स अलहदा से रिफ्लेक्ट करते हैं और जो आपकी मेडिसिन होती हैं वो अलहदा से रिफ्लेक्ट करती हैं। बिल्कुल सेम इसी तरह से जो आपने फार्मेसी में हमने डिस्कस किया था कि प्रोसीजर के अगेंस्ट आपने मेडिसिन की किट्स क्रिएट की होती हैं,
तो आप उन किट्स को डायरेक्टली यहाँ से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आपने सिंपली करना ये होता है कि आप अपना कंसल्टेंट सेलेक्ट करें, उस कंसल्टेंट के बिहाफ पर जो भी आपने प्रोसीजर्स डिफाइन किए हैं फार्मेसी में वो यहाँ पे विजिबल होते हैं, और आप उन प्रोसीजर्स के अगेंस्ट जो भी मेडिसिन होगी वो एक साथ रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन दिया गया है फिजिशियन ऑर्डर का। फिजिशियन ऑर्डर बेसिकली क्रिएट किया जाता है डॉक्टर्स की अकॉर्डिंगली। डॉक्टर्स जो भी एडवाइस करते हैं किसी पेशेंट की मेडिसिन, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर वो फिजिशियन ऑर्डर सेलेक्ट करके उसके अगेंस्ट अपनी मेडिसिन की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और ये फिजिशियन ऑर्डर आपका फार्मेसी में भी रिफ्लेक्ट करता है एडमिशन के अगेंस्ट मेडिसिन इशूज के फॉर्म पे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ है आपके पास इंटरनल सर्विस रिक्विजिशंस। इंटरनल सर्विस रिक्विजिशंस आप जब भी क्रिएट करते हैं तो ये डॉक्टर के फिजिशियन ऑर्डर और कंसल्टेंट नोट्स के बिहाफ पर क्रिएट की जाती हैं। जब भी आप कोई सर्विस क्रिएट करेंगे तो इस सर्विस के अगेंस्ट एक रिक्वेस्ट जनरेट होती है जो कि टैगिंग ऑफ सर्विस के फॉर्म पे रिफ्लेक्ट करती है। आपके पास जितनी भी इंटरनल सर्विसेज किसी पेशेंट को ऐड की जाएंगी वो रिक्वेस्ट आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। जब वो सर्विस पेशेंट को दे दी जाती है तो उस सर्विस को सिलेक्ट करके उसको सेव कर लिया जाता है, तो ये सर्विस टैग हो जाती है और पेशेंट के बिल में रिफ्लेक्ट कर जाती है। अगर गलती से कोई सर्विस जो है टैग कर ली जाती है और उसको नहीं करना होता है या उसको रिवर्स करना होता है, तो यहाँ पर आपके पास रिवर्सल ऑफ सर्विस रिक्विजिशंस का ऑप्शन भी दिया गया है। इसके बाद आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन है कंसल्टेंट विजिट्स का। कंसल्टेंट विजिट्स के फॉर्म पे आप क्या करते हैं कि किसी भी एडमिशन को आप सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर उसके अगेंस्ट कोई भी कंसल्टेंट विजिट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर जो कंसल्टेंट विजिट्स के आपने चार्जेस डिफाइन किए थे मास्टर सेटअप में वो रिफ्लेक्ट करते हैं, और किसी भी कंडीशन में आप इन चार्जेस को चेंज कर सकते हैं। अगर इसको हम एग्जांपल ऐसे भी ले सकते हैं कि अगर कोई सर्जन आता है ओटी में विजिट करने के लिए और वो एक डिफाइंड टाइम से ज़्यादा उसको टाइम लगता है या उसके चार्जेस जो हैं वो किसी भी केस में इंक्रीज होते हैं, तो आप यहाँ पर एडिट करके उनको इंक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है रूम चार्जेस का। रूम चार्जेस की एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि जब भी आप किसी पेशेंट को एडमिट करते हैं वार्ड में तो कुछ चार्जेस उसके ऑटोमेटिकली उसके वार्ड के अप्लाई हो जाते हैं, लेकिन अगर किसी भी कंडीशन में आप उन चार्जेस को चेंज करना चाहते हैं या अलग से ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। पार्टी वाइज वार्ड चार्जेस में आपने जो भी किसी बेड के अगेंस्ट चार्जेस डिफाइन किए होते हैं वो चार्जेस आपको यहाँ पे नज़र आते हैं। आप किस डे के चार्जेस लगाना चाह रहे हैं आप डेट भी सिलेक्ट कर लेते हैं और उसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने पर वो चार्जेस कुछ इस तरह से नीचे रिफ्लेक्ट करते हैं। आप डिलीट करना चाहें तो आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन है एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा पैकेज चार्जेस का। आप जब भी किसी पेशेंट को एडमिट करते हैं किसी पैकेज के अगेंस्ट और किसी भी कंडीशन में उसके चार्जेस जो हैं वो उस पेशेंट की पैकेज से इंक्रीज कर जाते हैं, तो उस सर्विस उस कंडीशन में आप क्या करते हैं कि एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा चार्जेस इन पैकेज का फॉर्म यूज़ करते हुए उसके पैकेज में एक्स्ट्रा चार्जेस ऐड कर सकते हैं इस ऑप्शन के थ्रू। यहाँ पर एक और ऑप्शन है आपके पास प्रोसीजर अमेंडमेंट का। आप जब भी किसी पेशेंट को ओपन बिलिंग के लिए एडमिट करते हैं तो उसके बाद आप उस पेशेंट की बिलिंग में कोई भी प्रोसीजर ऐड करना चाह रहे हैं या उस प्रोसीजर को रिमूव करना चाह रहे हैं या उस प्रोसीजर के अंदर कोई एक्स्ट्रा सर्विसेज ऐड करना चाह रहे हैं, तो वो तमाम चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए अभी जैसे हमने एक एडमिशन सेलेक्ट किया, इसके ऊपर आपके पास कुछ सर्विसेज आपको नज़र आ रही हैं कि इसमें ये प्रोसीजर ऐड किया हुआ है और उसके चार्जेस वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं। सेलेक्ट करने पर इस प्रोसीजर के अगेंस्ट जो भी आपने सेटअप्स डिफाइन किए थे वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। अब आप इसमें कोई जो है डॉक्टर ऐड करना चाह रहे हैं, एनेस्थेटिस्ट या कोई अलग से कोई सर्जन अगर ऐड किया करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और उसके प्रोसीजर में ये अमेंडमेंट क्रिएट करने के बाद इसके बिलिंग में ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। आगे यहाँ पर एक और ऑप्शन है आपके पास रनिंग बिल का। रनिंग बिल बेसिकली आपके किसी भी पेशेंट की एडमिशन के अगेंस्ट जो है किसी भी टाइम पे चेक किया जा सकता है। अब जैसे हमने एक एडमिशन नंबर सेलेक्ट किया तो इस एडमिशन नंबर के अगेंस्ट आपको ये चीज़ नज़र आ रही है कि इसे ईआर के चार्जेस भी इसके ऊपर अप्लाई हैं। इसका मतलब ये है कि ये पेशेंट जो है ईआर से आईपीडी में ट्रांसफ़र किया गया था, तो ईआर की बिलिंग इसकी ये थी। प्रिंट करने पर इसकी ईआर की बिलिंग आप अलग से देख सकते हैं।
ठीक है। और इसके अलावा आपकी जो इस पेशेंट की बाकी सर्विसेज हैं जो आईपीडी में दी गई हैं वो ओपन बिलिंग के ऑप्शन में आपको यहाँ पे नज़र आ रही होंगी। ये लिंक्स हैं, किसी भी लिंक पे क्लिक करने के ऊपर आपकी उससे अलग से प्रिंट आउट इसका देख सकते हैं। इस पेशेंट की टोटल बिलिंग कितनी हो चुकी है, इस पेशेंट ने कितने अमाउंट जो है वो आपको एडवांस के तौर पे डिपॉजिट करवाई है और कितना बैलेंस है ये आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर आपके पास ईआर बिल का ऑप्शन अलग से आपको नज़र आता है। प्रिंट करते हैं तो आपके पास ये जो बिल है ये एक कंप्लीट डिटेल्स के साथ प्रिंट होता है और आपको नज़र आता है कि इस पेशेंट की कौन कौन सी सर्विसेज थी और क्या क्या उसको चार्जेस दिए गए हैं। नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो इन तमाम सर्विसेज की अलग से आपके पास डिटेल्स आती हैं। ठीक है, ये एक दूसरा एडमिशन है हमारे पास। इसके आप देख सकते हैं कि कंसल्टेंट विजिट्स हैं, फार्मेसी चार्जेस हैं। ठीक है। और इसके अलावा आपके पास यहाँ पर लैब्स हैं, रेडियोलॉजीज हैं, मील चार्जेस हैं। ये तमाम चीज़ें जो है आपके पास यहाँ पे रिफ्लेक्ट करती हैं। आगे जाएंगे, यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है कन्वर्जन पैकेज कंसल्टेंट और ओपन बिलिंग का। इसमें होता ये है कि आपने कोई भी एडमिशन नंबर सेलेक्ट किया और उस एडमिशन की आपने कन्वर्जन करनी है किस कंडीशन में। लाइक अगर वो पेशेंट आपका पैकेज का पेशेंट है तो आपके पास यहाँ पे पैकेज रिफ्लेक्ट कर रहा है, आप इस पैकेज को किसी ओपन बिलिंग के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं, या आप इसका प्राइमरी कंसल्टेंट चेंज करना चाहते हैं तो आप न्यू कंसल्टेंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपका पेशेंट जो है प्राइवेटली एडमिट किया गया और उसको आपने कॉर्पोरेट की पार्टी के अगेंस्ट कन्वर्ट करना है तो आप उसकी पार्टी चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरह से जब आपने इसकी पार्टी चेंज कर ली तो उस पेशेंट का जो न्यू कॉर्पोरेट नंबर होता है वो आप यहाँ पे उसका ऐड करके उसके साथ अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है आपके पास पेशेंट फैसिलिटी स्टॉप रिज्यूम का। ये ऑप्शन बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है पेशेंट की बिलिंग के अकॉर्डिंगली पेशेंट की सर्विसेज को स्टॉप या रिज्यूम करने के लिए। इसमें होता ये है कि आपने कोई भी एडमिशन नंबर सेलेक्ट किया, एडमिशन नंबर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर उस पेशेंट की टोटल ट्रीटमेंट कॉस्ट नज़र आती है और उसकी बैलेंस अमाउंट नज़र आती है। आप पेशेंट के अटेंडेंट को कॉल करते हैं या पेशेंट से ये उसको बुला के उसको कहते हैं कि आप डिपॉजिट करवा दें, और वो अगर डिपॉजिट नहीं करवा सकते तो वो डेफिनेटली आपसे एक कमिटमेंट करते हैं कि हम आपको थोड़ी देर में इतनी अमाउंट सबमिट कर देंगे या शाम तक जो है हम आपकी इसकी टोटल कॉस्ट आपको पे कर देंगे। तो यहाँ पर आप उसकी कमिटमेंट अमाउंट लिखते हैं और डेट और टाइम डिफाइन करते हैं और उसके बाद आप यहाँ पे चेक लगा देते हैं कि अगर ये जो कमिटमेंट है ये फुलफिल नहीं होती तो ये तमाम सर्विसेज जो हैं स्टॉप हो जानी चाहिए। तो इस पेशेंट की ये सर्विसेज ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाती है। फिर अगर वो पेशेंट आपको ये पे आउट कर देता है तो आप उसके बाद इन सर्विसेज को फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑपरेशन थिएटर स्केजुलिंग का। इसमें होता ये है कि आपके डेली बेसिस पे जितनी भी ओटी में सर्जरीज होनी होती हैं आप उन तमाम सर्जरीज के लिए आप अपने ऑपरेशन थिएटर को रेडी करते हैं और उसकी एक तमाम ट्रांजैक्शंस की लॉग क्रिएट करते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि ये जो रिपोर्ट होती है ऑपरेशन थिएटर स्केजुलिंग की, ये आपके तमाम वार्ड्स में सर्कुलेट करती है, आपके ओटी में सर्कुलेट करती है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आपके जितने भी ओटी के स्टाफ हैं वो हर पेशेंट की सर्जरी से पहले उसकी ओटी को रेडी कर लेते हैं, और इसके अलावा जो वार्ड के लोग हैं वो पेशेंट को ओटी के लिए रेडी कर लेते हैं। तो आपकी जो ओटी मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छे से परफॉर्म होती है। इसके बाद यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें पेशेंट इन्वेस्टिगेशंस की ऑप्शन है। पेशेंट इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो यहाँ पर आपके पास ओटी रूम नोट्स हैं। ओटी रूम नोट्स बेसिकली ओटी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि जब भी आपका कोई पेशेंट ओटी में जाता है तो उस वक्त उस ओटी के अंदर पेशेंट के साथ क्या ट्रीटमेंट की गई या उसके साथ क्या प्रोसीजर्स किए गए हैं उन सब की डिटेल्स आप इसमें क्रिएट कर रहे होते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि आप जो भी फिजिकल फाइल्स में ये तमाम डाटा एंटर कर रहे होते हैं वो तमाम डाटा आप यहाँ पर ओटी रूम नोट्स में एंटर करते हैं। तो इसमें कुछ फाइंडिंग्स होती हैं लाइक प्री ऑपरेशन या ड्यूरिंग ऑपरेशन या पोस्ट ऑपरेशन, ये सारी डिटेल्स आप इसमें क्रिएट करते हैं।
और साथ ही आप यहाँ पर बताते हैं कि इसमें एनेस्थेटिस्ट कौन थे, सर्जन कौन थे, ओटी टेक्नीशियन कौन थे, ये तमाम चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हैं ओटी रूम नोट्स में। तो ये जो ओटी रूम नोट्स होते हैं ये पेशेंट हिस्ट्री का पार्ट रहते हैं पेशेंट के एमआर के साथ। इसी तरह से आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है लेबर रूम नोट्स का। आपके लेबर रूम की जो भी फाइंडिंग्स होती हैं, जो भी डिटेल्स होती हैं पेशेंट की हिस्ट्री, आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं और इसमें सेव कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास यहाँ पर एक पेशेंट सिम्टम्स और ऑब्जर्वेशन वगैरह सेव करने के लिए ऑप्शन दिया गया है कि आपके पास जब भी कोई पेशेंट आता है आईपीडी में, उसकी क्या जो थे डायग्नोसिस थे, उसकी कुछ एलर्जीज थी या फॉलोअप्स उसके क्या थे, आप जो भी उसकी सिम्टम्स हैं या डायग्नोसिस हैं वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से पेशेंट हिस्ट्री का पार्ट बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है वाइटल्स का। अगर आप एनआईसीयू में काम कर रहे हैं या आईसीयू में या वार्ड के अंदर जब पेशेंट के वाइटल्स डिफरेंट टाइम इंटरवल के साथ जो है कलेक्ट किए जा रहे होते हैं, तो आप यहाँ पर टाइम टू टाइम पेशेंट के तमाम वाइटल्स जो हैं वो क्रिएट करते रहते हैं और ये वाइटल्स आपको इस एरिया में नज़र आते हैं। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है नर्सिंग नोट्स का। नर्सिंग नोट्स में आपके पास जो है किसी भी पेशेंट की जो भी नर्सिंग नोट्स होते हैं वो जो है सेव किए जाते हैं, क्योंकि ड्यूटी रोस्टर्स जो हैं वो चेंज हो रहे होते हैं आपके तमाम नर्सिंग स्टाफ्स के, या डे में अगर आपके 3 शिफ्ट्स में नर्सिंग स्टाफ से जो है काम कर रहे होते हैं, तो हर शिफ्ट में विजिट के बाद उसके नर्सिंग नोट्स जो हैं वो यहाँ पे क्रिएट किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे कंसल्टेंट नोट्स की। कंसल्टेंट नोट्स बेसिकली आपके हर कंसल्टेंट आरएमओ या फिर ड्यूटी डॉक्टर्स के लिए क्रिएट जो है इस्तेमाल किए जा सकते हैं। किसी भी डॉक्टर की जो भी फाइंडिंग्स होती हैं या एडवाइसेस होती हैं या जो भी उनके विजिट के अकॉर्डिंगली डिटेल्स होती हैं वो पेशेंट हिस्ट्री के तौर पे आप कंसल्टेंट नोट्स में सेव कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दिया गया है पेशेंट की डिस्चार्ज समरी क्रिएट करने के लिए। आपके पास जब भी कोई पेशेंट डिस्चार्ज के लिए रेडी होता है तो आप उसकी डिस्चार्ज समरी क्रिएट करते हैं। डिस्चार्ज समरी क्रिएट करने के बाद आपने उसकी डिस्चार्ज समरी बेसिकली क्रिएट की जाती है किसी भी पेशेंट की डिस्चार्ज पेपर जिसे हम कहते हैं या डिस्चार्ज कार्ड कहते हैं, उस मकसद के लिए। यहाँ पर आप पेशेंट की डिस्चार्ज कंडीशंस बता सकते हैं डिस्चार्ज करते हुए कि पेशेंट किस कंडीशन पे आप डिस्चार्ज कर रहे हैं, और यहाँ पर आप पेशेंट का प्राइमरी कंसल्टेंट जो है वो बताते हैं कि किस पे प्राइमरी कंसल्टेंट ने इसको डील किया। उसके बाद आपने पेशेंट की जो भी फाइंडिंग्स थी, इन्वेस्टिगेशन थी, या उसके डिस्चार्ज पेपर में जो भी रिलेटेड डाटा आप इसमें सेव करना चाहते हैं वो इसमें एंटर करते हैं, और सेव करने पर आपके पास एक प्रिंट आउट ओपन होता है जिसे हम डिस्चार्ज पेपर कहते हैं या डिस्चार्ज समरी कहते हैं। यहाँ पर आपकी जो ऑप्शन है आपके पास डिस्चार्ज का, डिस्चार्ज करने के लिए आपने सिंपली क्या करना है कि आपने एडमिशन नंबर जो है वो सिलेक्ट करना है जिसको आप डिस्चार्ज करना चाह रहे हैं। अच्छा, ये बात जहन में रहे कि वही पेशेंट जो है डिस्चार्ज किया जा सकता है जिसकी डिस्चार्ज समरी रेडी हो। डिस्चार्ज समरी रेडी होने के बाद वो पेशेंट आपको इस लुकअप में डिस्चार्ज के लिए जो है इनेबल हो जाएगा या विजिबल होगा। आपने इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से डिस्चार्ज का बटन प्रेस करने पर वो पेशेंट डिस्चार्ज हो जाएगा। इसके बाद आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन है प्री एडमिशन का। अगर आपने किसी भी पेशेंट को रीएडमिट करना है तो रीएडमिट करने के लिए आपने उस पेशेंट का जो है एडमिशन नंबर सेलेक्ट करना है। एडमिशन नंबर सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से उसका वार्ड सेलेक्ट करना है कि आप उसको किस न्यू वार्ड के अंदर एडमिट करना चाह रहे हैं, किस न्यू बेड के ऊपर एडमिट करना चाह रहे हैं। यहाँ पर दो टाइप्स दी गई हैं कि पेशेंट को आप करेक्शन के लिए एडमिट कर रहे हैं या कंसल्टेंट एडवाइस के अगेंस्ट एडमिट कर रहे हैं। यहाँ पर मैटर करता है कि अगर आप पेशेंट को करेक्शन के लिए एडमिट कर रहे हैं तो जो बिल के ऊपर आपके डिस्चार्ज डेट और टाइम प्रिंट होता है वो चेंज नहीं होना चाहिए। करेक्शन से मुराद ये है कि आपने पेशेंट को रीएडमिट किया और आपको लगता है कि उसकी बिलिंग में कोई इशू है, तो उसकी बिलिंग में करेक्शन के लिए आप उसको एडमिट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसका जो डिस्चार्ज डेट टाइम है जो कंसल्टेंट ने जो है बना दिया है कि इस पेशेंट को इस टाइम पे हमने डिस्चार्ज कर दिया, तो वो चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर किसी भी मेडिकल रीजन की वजह से उस पेशेंट को आपने रीएडमिट करना है तो फिर आप कंसल्टेंट एडवाइस का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और रीएडमिट करने पर आपका पेशेंट जो है वार्ड में चला जाता है और उसके बाद उसका जो है डिस्चार्ज करने पर उसका दोबारा से डिस्चार्ज डेट टाइम चेंज हो जाता है।
इसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है फाइनल बिल का। आप जब भी पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं तो उसके बाद आपने उसका फाइनल बिल क्लोज करना होता है। फाइनल बिल से मुराद ये है कि अगर आपने पेशेंट से कुछ एडवांस अमाउंट ली थी और उसकी बाकी की अमाउंट आपने रिसीव करनी है और उसके ऊपर कुछ डिस्काउंट्स देने हैं या कंसल्टेंट की एडवाइस पे कुछ डिस्काउंट करने हैं या अदर डिस्काउंट्स हैं आपके पास, तो वो आप यहाँ पे डिस्काउंट कर सकते हैं उसके बिल में। या फिर अगर आपको लगता है कि पेशेंट ने जो है अमाउंट जो सबमिट करवाई थी एडवांस के तौर पे वो आपकी एक्चुअल बिलिंग से काफ़ी ज़्यादा थी, अमाउंट एक्सीड कर गई है, तो उस सूरत में आपने उसको रिफंड करना है। तो आप उस पेशेंट का फाइनल बिल सेव करते हैं और यहाँ पर जो माइनस की अमाउंट होती है उसके अगेंस्ट क्रेडिट वाउचर बना के उस पेशेंट को अमाउंट रिफंड कर सकते हैं। इसके बाद आपने ये करना है कि इस बिल के अगेंस्ट अगर आपने जो भी शेयर है वो फाइनेंस में इंटीग्रेट करना है, कि आप फाइनेंस में पुश करना चाह रहे हैं, तो आप अपने एनेस्थीसिया या कंसल्टेंट्स या सर्जन्स का शेयर जो है वो फॉरवर्ड कर सकते हैं अकाउंट्स में इस बिल के अगेंस्ट। अच्छा, अगर आप इसको सेव करेंगे तो बिल आपका सेव हो जाएगा। प्रिंट करने पर आप इसको रीप्रिंट कर सकते हैं और इस बिल को देख सकते हैं कि इसमें क्या सर्विसेज दी गई और उसकी क्या डिटेल्स थी। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है डिलीट करने का, कि अगर आप इस बिल को डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप इसे डिलीट करके इसको दोबारा रीएडमिट करके और उसमें जो भी चेंजेस करना चाहें कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जो कंट्रोल की जाती हैं, डिलीट और रीएडमिट वगैरह, ये राइट्स के थ्रू कंट्रोल की जाती हैं। जिस यूज़र के पास राइट्स होंगे वो इसे डिलीट कर सकता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्रिएट शिफ्ट और क्लोज शिफ्ट का ऑप्शन दिया गया है, जो कि हमने फाइनेंस में भी डिस्कस किया था कि आपका कोई भी यूज़र है, उसने ट्रांजैक्शंस करनी है कैश की या रिसीविंग करनी है, पेमेंट्स वगैरह बनानी है या रिफंड्स करने हैं, तो उस मकसद के लिए उसको अपनी शिफ्ट क्रिएट करनी होती है और फिर बाद में डे एंड पे अपनी शिफ्ट को क्लोज करना होता है। इसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया आपके पास पेमेंट रिसीट का, पेमेंट रिसीट पार्टी, पेमेंट रिसीट कैंसिलेशन और क्रेडिट वाउचर का। अगर हम पेमेंट रिसीट की बात करें तो आपकी जितनी भी आउटस्टैंडिंग्स होती हैं या एडवांस आप ले रहे हैं, वो तमाम चीज़ें जो हैं आप पेमेंट रिसीट के फॉर्म से जो है वो रिसीव कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास टाइप्स दी गई हैं कि आप एडमिशन के अगेंस्ट एडवांस लेना चाह रहे हैं या किसी फाइनल बिल के अगेंस्ट पेमेंट लेना चाह रहे हैं या ईआर बिल के अगेंस्ट या डायरेक्ट सर्विस की पेमेंट है, अपॉइंटमेंट और लैब रेडियोलॉजी रिजर्वेशन, इस तरह की तमाम पेमेंट जो हैं वो आप पेमेंट रिसीट के फॉर्म से ले सकते हैं। यहाँ पर आपने करना ये होता है कि अपनी कैश कलेक्शन लोकेशन सेलेक्ट करनी होती है। इसके बाद आपने फॉर एग्जांपल एडमिशन के अगेंस्ट पेमेंट ले रहे हैं तो एडमिशन के ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पर लुकअप लेंगे तो आपका जितने भी रनिंग बिल के एडमिशन हैं वो नज़र आएंगे। आप इनका एडमिशन नंबर सेलेक्ट करेंगे। एडमिशन नंबर सेलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पर रिसीट टाइप के ऑप्शन है कि क्रेडिट कार्ड की पेमेंट लेना चाह रहे हैं, चेक के अगेंस्ट पेमेंट लेना चाह रहे हैं, ऑनलाइन पे ऑर्डर और कैश वगैरह। यहाँ पर डिस्काउंट भी कर सकते हैं, लेकिन डिस्काउंट क्योंकि एडवांस के ऊपर अप्लाई नहीं होता तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन इनेबल नहीं हुआ। इसके बाद आप अपनी अमाउंट यहाँ पे एंटर करते हैं कि आप कितनी अमाउंट रिसीव करना चाह रहे हैं और उसके बाद सेव करने पर आपके पास पेमेंट रिसीट जो है वो प्रिंट हो जाती है और ये पेमेंट रिसीट आप पेशेंट को देते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई भी पेमेंट रिसीट जो है वो दोबारा से रीप्रिंट करनी हो तो आपके पास यहाँ पे राइट साइड पे पेमेंट रेफरेंस का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ से आप इसकी पेमेंट रिसीट को सिलेक्ट करके दोबारा से रीप्रिंट कर सकते हैं। आगे हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है पेमेंट रिसीट पार्टी का। पेमेंट रिसीट पार्टी के फॉर्म से आप ये कर सकते हैं कि आपके कॉर्पोरेट्स की पेमेंट्स जो कॉर्पोरेट कंपनीज आपको चेक की सूरत में पे करती हैं या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू आपके बैंक में ट्रांसफ़र करती हैं, वो तमाम पेमेंट्स की आप एक पेमेंट रिसीट क्रिएट करते हैं ताकि सिस्टम में उसकी एक रिसीविंग क्रिएट हो जाए। आपने यहाँ पे कैश कलेक्शन लोकेशन ली, इसके बाद आपने रिसीट टाइप अगेंस्ट पार्टी सेलेक्ट की और फिर पार्टी सेलेक्ट करनी है कि आप जुबली के अगेंस्ट पेमेंट लेना चाह रहे हैं, हबीब इंश्योरेंस या आदमजी, जो भी आप पेमेंट लेना चाह रहे हैं आप ये सिलेक्ट करते हैं और इसके बाद आपके पास चेक का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आप चेक का नंबर एंटर करते हैं, बैंक का नेम एंटर करते हैं और यहाँ पर डेट बताते हैं किस डेट का चेक है और वो अमाउंट जो आप चेक के अगेंस्ट रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, सेव करने पर आपकी पेमेंट रिसीट पार्टी जनरेट हो जाती है और फाइनेंस में इसके अगेंस्ट वाउचर भी जनरेट हो जाता है वाउचर इंटीग्रेशन के थ्रू। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास यहाँ पे है पेमेंट रिसीट कैंसिलेशन का ऑप्शन। पेमेंट रिसीट कैंसिलेशन का ऑप्शन उस सूरत में इस्तेमाल किया जाता है कि अगर आपने कोई पेमेंट रिसीट बनाई और वो पेमेंट जो है वो गलत क्रिएट हो गई
या आपके पास कोई प्राइवेट पेशेंट एडमिट हुआ, उसने आपको कुछ एडवांस दिया और थोड़ी देर के बाद वो अपना कॉर्पोरेट पैनल का कार्ड वगैरह लेके आता है और आपसे कन्वर्ट करवाता है अपनी पार्टी, तो उस सूरत में उसका जो एडवांस होता है या सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है वो आप उसको रिफंड कर सकते हैं। तो उस मकसद के लिए आप पेमेंट स्टेट कैंसिलेशन का ऑप्शन यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप पेमेंट रेफरेंस से अपनी पेमेंट रिसीट सेलेक्ट करते हैं और नीचे रिमार्क्स देके कैंसिल करने पर वो पेमेंट कैंसिल हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है कि हमने जितनी भी पेमेंट्स के ऑप्शंस को डिस्कस किया है, कि वो पेमेंट रिसीट है या पेमेंट रिसीट कैंसलेशन है या पेमेंट रिसीट पार्टी है, और ये तमाम चीज़ें जो हैं आपकी शिफ्ट क्लोज की समरी में जो है रिफ्लेक्ट करती हैं। सिस्टम में कोई भी चीज़ किसी भी तरह से हिडन नहीं होती। आप कोई भी कैश की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जो है रिसीविंग कर रहे हैं या किसी को पे कर रहे हैं, वो तमाम चीज़ें जो है आपकी शिफ्ट की समरी में रिफ्लेक्ट करती हैं और फाइनेंस तक इनकी इंटीग्रेशन आपको नज़र आती है। इसके बाद आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रेडिट वाउचर का। क्रेडिट वाउचर इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि आपने कोई भी पेमेंट जो है वो टोटली रिफंड करनी है। आपने कोई सर्विस बनाई, कोई लैब रेडियोलॉजी या ईआर बिल या फाइनल बिल के अगेंस्ट कोई भी पेमेंट ली है, या एडवा बहुत ज़्यादा पेमेंट ली हुई है और वो बिल के अगेंस्ट आपने रिफंड करनी है, तो आप एक्सीडेड अमाउंट को यहाँ से रिफंड कर सकते हैं क्रेडिट वाउचर के थ्रू। बाकी के जितने भी क्रेडिट वाउचर्स पहले से बने हुए हैं, आप यहाँ से सिलेक्ट करके उनको रीप्रिंट करके चेक कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं डायरेक्ट सर्विस का। डायरेक्ट सर्विस का ऑप्शन हमने ओपीडी की वीडियो में डिस्कस किया था कि डायरेक्ट सर्विस किस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती हैं और इनको किस तरह से चार्ज किया जाता है। आगे हमारे पास एक ऑप्शन है एक्सपेंस वाउचर का। एक्सपेंस वाउचर की अगर हम बात करते हैं तो एक्सपेंस वाउचर हमारे पास एक्सपेंस वाउचर की अगर हम बात करें तो एक्सपेंस वाउचर आपकी जो रनिंग शिफ्ट होती है, उस रनिंग शिफ्ट में से एक्सपेंस आउट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक्सपेंस वाउचर को आप डायरेक्टली भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसी एक्सपेंस हेड के अगेंस्ट या किसी एम्प्लॉय के अगेंस्ट। अदरवाइज आप इसे ओपीडी, आईपीडी, लैब रेडियोलॉजी या जो विजिट टाइप्स वगैरह होती हैं, इनके अगेंस्ट किसी कंसल्टेंट को शेयर पे करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन एक्सपेंस का जो इम्पैक्ट है वो आपका फाइनेंस में भी जाता है एक्सपेंस के ऑप्शन में। इसके अलावा आपके पास जो आपकी रनिंग शिफ्ट होती है, रनिंग शिफ्ट में से जो भी अमाउंट होती है आपकी, वो माइनस होती रहती है कि आपने कैश इन हैंड में से इतनी अमाउंट जो है एक्सपेंस कर ली और एक्सपेंस वाउचर नंबर ये था, उसकी अमाउंट ये थी, उसके जो है पेमेंट ये थी। इसके बाद यहाँ पे एक्सपेंस वाउचर अमेंडमेंट का ऑप्शन दिया गया है। एक्सपेंस वाउचर अमेंडमेंट बेसिकली माइनर सी चेंजेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि कोई भी आपने एक्सपेंस वाउचर बना दिया और शिफ्ट क्लोज कर ली, तो आप उस एक्सपेंस वाउचर में किसी भी टाइप की कोई चेंजेस करना चाह रहे हैं, लाइक उसकी एक्सपेंस हेड को चेंज करना चाह रहे हैं या एम्प्लॉय को चेंज करना चाह रहे हैं या उसकी नरेशन चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें अमाउंट वगैरह चेंज नहीं होती। अब यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है पार्टी वाइज एडजस्टमेंट अगेंस्ट बिल का। जब आप एडजस्टमेंट का ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं कि अगर आप डोनेशन पे काम कर रहे हैं या फिर आप ज़कात वगैरह के ऑप्शन पे काम कर रहे हैं और आपके पास पहले से फंड्स मौजूद हैं, तो आपने किसी भी पेशेंट का इलाज किया और उससे कोई भी एडवांस अमाउंट नहीं ली या फाइनल बिल के अगेंस्ट कोई भी पेमेंट नहीं ली, तो आप क्या करते हैं कि उसकी जितनी भी आउटस्टैंडिंग्स हैं उनको क्लोज कर सकते हैं किसी भी पार्टी के अगेंस्ट एडजस्ट करके। अगर आपके पास ज़कात वगैरह का ऑप्शन है या किसी पैनल का ऑप्शन है, तो आप उसके अगेंस्ट सारी अमाउंट को, जो भी उस पेशेंट की अमाउंट है, उसको एडजस्ट करके ज़ीरो कर सकते हैं। फिर आगे हमारे पास यहाँ पे कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन है, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे फार्मेसी के ऑप्शन में, फार्मेसी की वीडियो में। अदरवाइज कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन का जो ऑप्शन है इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि आपके पास जितने भी कॉर्पोरेट के पैनल्स हैं, जब किसी भी पैनल का कोई पेशेंट आपके पास विजिट करने के लिए आता है, तो उसके पास एक कार्ड होता है किसी इंश्योरेंस कंपनी का या फिर उसके कंपनी का कोई लेटर होता है जिसके ब्याह पर वो आपसे कॉर्पोरेट के अगेंस्ट इलाज करवाने के लिए आए, तो आप उसके कॉर्पोरेट लेटर या कार्ड को एज इट इज़ सिस्टम में
फीड करते हैं। यहाँ से आप पेशेंट का एमआर नंबर सेलेक्ट करते हैं और उसके कार्ड की डिटेल्स यहाँ पे एंटर करते हैं और यहाँ पर बताते हैं कि जो जो पेशेंट है जिसका आपने एमआर नंबर सेलेक्ट किया, इस कार्ड वाले पर्सन के साथ उसका क्या रिलेशन है और इसकी क्या वैलिडिटी है और ये किस पार्टी से रिलेट करता है। इसके अलावा इसके कार्ड के ऊपर कौन सी सर्विसेज अलाउ की गई हैं। यहाँ पर आप अपनी इन सर्विसेज की अमाउंट को फिक्स भी कर सकते हैं, इन पे कैप्स सेट कर सकते हैं और इसके अलावा आप इनकी सेलिंग अमाउंट वगैरह यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। और अगर ओपीडी विजिट्स हैं तो आप बता सकते हैं कि कितने ओपीडी विजिट इस कॉर्पोरेट के ऊपर अलाउ किए गए हैं। साथ ही आप ये कर सकते हैं कि उस कॉर्पोरेट कार्ड को या लेटर को यहाँ पर अटैच कर सकते हैं स्कैन करके सिस्टम में। अब हो इसके बाद ये होता है कि आपके पास जितना भी ट्रांजैक्शन होंगी इस पेशेंट की, वो इस कॉर्पोरेट नंबर के अगेंस्ट होंगी। आपने ओपीडी क्रिएट करनी है, आईपीडी क्रिएट करनी है, कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है तो आप इस कॉर्पोरेट नंबर को सिलेक्ट करते जाएंगे और उस पेशेंट पे वो सर्विस अप्लाई होती जाएगी। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है आपके पास जनरेशन ऑफ कॉर्पोरेट बिल का। आपके पास जितने भी कॉर्पोरेट नंबर्स हैं, जब वो क्लोज हो जाते हैं, आपका पेशेंट इलाज करवा के चला जाता है तो आपने उस कॉर्पोरेट नंबर को क्लोज करना होता है ताकि उस कॉर्पोरेट नंबर के ऊपर मजीद कोई ट्रांजैक्शन ना हो सके और उसकी जितनी भी बिलिंग है वो आप उस कॉर्पोरेट कंपनी को सेंड कर दें विद लेटर हेड, ताकि आपकी जो आउटस्टैंडिंग्स हैं वो कंपनी आपको पे कर दे आप और आप उस आउटस्टैंडिंग्स को एडजस्ट कर सकें। यहाँ पे आपके पास ये कॉर्पोरेट लेटर का जो बिल आपने जनरेट किया उसका एक प्रिंट आउट नज़र आ रहा है आपको। फर्स्ट पेज जो है लेटर हेड के लिए या कवरिंग लेटर के लिए रखा जाता है और सेकंड में आपके कॉर्पोरेट के ऊपर जितनी भी सर्विसेज दी गई हैं उनकी डिटेल्स आपको नज़र आती हैं। ये बिल आप कंपनी को सेंड करते हैं और कंपनी इसके अगेंस्ट आपको चेक किया ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के थ्रू पेमेंट सेंड करती है और फिर आप इन पेमेंट्स की पेमेंट स्टेट पार्टी बना के फिर इसकी एडजस्टमेंट बनाते हैं। एडजस्टमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दिया गया है कॉर्पोरेट के अगेंस्ट पेमेंट एडजस्टमेंट का। आपके पास किसी भी पार्टी की जितनी भी पेमेंट रिसीट्स आ चुकी हैं वो पेमेंट रिसीट्स आपको यहाँ पे नज़र आती हैं। आपने कोई भी पेमेंट रिसीट सेलेक्ट की और उसका बैलेंस आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि इस पेमेंट रिसीट के अगेंस्ट आपको इतनी अमाउंट जो है वो रिसीव की गई और इसका ये बैलेंस है। लोड डाटा करने पर आपके पास इस इस पार्टी की जितनी भी आउटस्टैंडिंग्स हैं, जिस जिस पेशेंट के अगेंस्ट, जिस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट जो भी आउटस्टैंडिंग्स हैं वो यहाँ पे नज़र आती हैं और आप इस अमाउंट में से जो भी एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, जिस पेशेंट की क्लोजिंग करना चाहते हैं, आप एडजस्ट करके इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पर इनकम टैक्स और शॉर्ट अमाउंट का ऑप्शन दिया गया है जो कि आपके फाइनेंस के साथ इंटीग्रेटेड है। बाद में आप ये करते हैं कि आप अपनी पेमेंट एडजस्टमेंट के नंबर को यहाँ से सिलेक्ट करके उसको फाइनेंस में किसी भी जनरल के अंदर पोस्ट कर सकते हैं एज अ जेबी। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे रिपोर्ट्स दी गई हैं, मल्टीपल टाइप्स की रिपोर्ट्स हैं जिसमें जो है आपके पास लिस्ट ऑफ पेशेंट की रिपोर्ट है। लिस्ट ऑफ पेशेंट की रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो इसमें मल्टीपल फिल्टर्स दिए गए हैं कि जिसमें आपने ये देख सकते हैं कि इस पेशेंट को कब डिस्चार्ज किया गया या डिस्चार्ज वाइज आप इसके या एडमिशन वाइज आप इसके फिल्टर्स को चेक कर सकते हैं रिपोर्ट में कि कितने टोटल एडमिशन किए गए किसी भी डेट के दौरान। इसके अलावा आप डिस्चार्ज की डेट्स देख सकते हैं और पूरी डिस्चार्ज की डिटेल देख सकते हैं पैकेज वाइज, प्रोसीजर वाइज, वार्ड, कंसल्टेंट, पार्टी वाइज। इसके अलावा आप एमआर वाइज रिपोर्ट प्रिंट करके ये चेक कर सकते हैं कि किसी भी अरसे के दौरान आपके पास कितने न्यू पेशेंट रजिस्टर्ड हुए, कितने न्यू एमआर क्रिएट किए गए। इसके अलावा रिजर्वेशन की डिटेल आप इसमें देख सकते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरह से लिस्ट के अंदर आपके पास लिस्ट ऑफ न्यू बॉर्न बेबी की रिपोर्ट है। लिस्ट ऑफ न्यू बॉर्न बेबी की रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो ये रिपोर्ट आपकी कब काम करेगी, जब आपके पास यहाँ पर न्यू बॉर्न बेबी की एंट्रीज की गई हों। ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी का फॉर्म जो है पेशेंट के मेन्यू में आईपीडी में प्रोवाइड किया गया है। इसका मकसद ये होता है कि आपके हॉस्पिटल के अंदर जब कोई न्यू पेशेंट एडमिट किया गया गायनी के केस के लिए और किसी केस में आपके न्यू बॉर्न बेबी की बर्थ होती है तो आप उसकी एंट्री यहाँ पर करते हैं इस फॉर्म से। यहाँ से आपने मदर का एडमिशन नंबर सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने यहाँ पर डिटेल सेलेक्ट करनी है कि ये इस
जो न्यूबॉर्न बेबी है उसकी क्या डिटेल्स हैं, डेट, टाइम डिलीवरी का, और इसकी फर्दर जो ट्रांजैक्शन डाटा है वो आप एंटर करेंगे। इसके बाद सेव करने पर पेशेंट जो आपका न्यूबॉर्न बेबी है, एक तो उसका एमआर नंबर क्रिएट हो जाएगा, सेकेंडली उसका जो है बर्थ सर्टिफिकेट क्रिएट हो जाएगा, जो कि आप पेशेंट रजिस्ट्रेशन के फॉर्म से जाके प्रिंट कर सकते हैं। इसके साथ ही न्यूबॉर्न बेबी के बाद एक आपके पास यहाँ पे डेथ सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिया गया है कि अगर आपके हॉस्पिटल में किसी की डेथ हो जाती है, किसी पेशेंट की, या कोई ब्रॉड डेड वाला केस है आपके पास, तो उसका आप डेथ सर्टिफिकेट यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं और उसको प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास एक ऑप्शन है कि आप पेशेंट की डिटेल्स सिस्टम में अपलोड कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई पेशेंट है और उसकी फिजिकल फाइल्स या फिजिकल रिपोर्ट्स जो आपने पेशेंट से करवाई, आप उन रिपोर्ट्स को सिस्टम में अपलोड कर सकते हैं स्कैन करने के बाद, और उसको पेशेंट की हिस्ट्री का पार्ट बना सकते हैं कि किसी भी ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट आपके पेशेंट की कौन सी रिपोर्ट थी, आपने उसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे अपलोड किया, और अपलोड करने के बाद सेव करेंगे तो वो आपके पेशेंट हिस्ट्री का पार्ट बन जाएगी और वो हमेशा आपके सिस्टम में अपलोडेड रहेगी। रिपोर्ट्स में फिर अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर आपके पास कंसल्टेंट विजिट्स की रिपोर्ट दी गई है, जिसमें आपके तमाम कंसल्टेंट विजिट्स की डिटेल्स नज़र आती हैं आपको। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है रिपोर्ट्स में कि आपके पास एक्सपेंस वाउचर्स जितने भी आपने क्रिएट किए हैं, उन तमाम एक्सपेंस वाउचर्स की लिस्ट देख सकते हैं। एक डिटेल्ड रिपोर्ट जो है आपको लिस्ट ऑफ एक्सपेंस वाउचर में नज़र आती है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक रिपोर्ट दी गई है जिसमें आप ये देख सकते हैं कि लिस्ट ऑफ वार्ड चार्जेस। लिस्ट ऑफ वार्ड चार्जेस की अगर मैं बात करूँ तो लिस्ट ऑफ वार्ड चार्जेस बेसिकली आपकी वार्ड की डिटेल्स बताती है कि किसी भी एडमिशन के ऊपर कौन कौन से वार्ड के चार्जेस अप्लाई किए गए, या किसी वार्ड के चार्जेस किस वार्ड में किस पेशेंट को कितना अर्सा एडमिट रखा गया, उसके क्या चार्जेस है, वार्ड और रूम के क्या चार्जेस है। इसमें डिफरेंट एडमिशन और डिफरेंट वार्ड के फिल्टर्स आपको मिलते हैं। आगे बढ़ेंगे, लिस्ट ऑफ मेडिसिन रिक्विजिशन का ऑप्शन दिया गया है कि इसमें आप कंप्लीट डिटेल देख सकते हैं कि वार्ड में किसी भी पेशेंट के अगेंस्ट कब कब कौन कौन सी मेडिसिन जो है रिक्वेस्ट की गई थी और कब इशू की गई थी, और कब उनकी अगर उनको रिफंड किया गया था, तो ये तमाम चीज़ें आप लिस्ट ऑफ मेडिसिन रिक्विजिशन में देख सकते हैं। इसी तरह से आपके पास लिस्ट ऑफ सर्विसेज की रिपोर्ट है जिसमें आपको इंटरनल सर्विसेज की डिटेल्स नज़र आती हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर लिस्ट ऑफ रेडियोलॉजी रिक्विजिशंस और लिस्ट ऑफ लेबोरेटरी रिक्विजिशंस मिलती हैं, जिसमें आपके वार्ड से भेजी गई रिक्वेस्ट जो कि लैब या रेडियोलॉजी की रिक्वेस्ट की गई थी, वो तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आती हैं। लिस्ट ऑफ बिल्स की एक रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट आपको ये बताती है कि आपके पास किसी भी डेट के दौरान कितने बिल जनरेट किए गए, किसी मखसूस पार्टी के बिल्स आप देखना चाहते हैं, किसी कंसल्टेंट के बिल्स देखना चाहते हैं, या वार्ड वाइज आप देखना चाह रहे हैं, या पैकेज वाइज, ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं। ये समरी और डिटेल दोनों सूरतों में आपको ये बिल्स की रिपोर्ट आपको नज़र आती है। फिर आगे हमारे पास यहाँ पर लिस्ट ऑफ डायरेक्ट सर्विस का ऑप्शन दिया गया है। लिस्ट ऑफ डायरेक्ट सर्विस का जो ऑप्शन है ये आपको डिटेल और समरी दोनों सूरतों में आपको मिलता है। फिर आगे आपके पास यहाँ पर लिस्ट ऑफ ओटी शेड्यूल का ऑप्शन दिया गया है कि आप किसी भी डेट की ओटी स्केजुलिंग को प्रिंट करके चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद लिस्ट ऑफ कॉर्पोरेट का ऑप्शन है कि आपके पास किसी भी मखसूस अरसे के दौरान जितने भी कॉर्पोरेट या किसी स्पेसिफिक पार्टी के जो कॉर्पोरेट नंबर जनरेट किए गए हैं, उनकी तमाम डिटेल्स आप इसमें देख सकते हैं। लिस्ट ऑफ कैंसिल्ड पेमेंट रिसीट का ऑप्शन दिया गया है जिसमें आप ये देख सकते हैं कि आपकी पेमेंट रिसीट्स कब कब कैंसिल की गई और किस जो है रिसीट टाइप के अगेंस्ट कैंसिल की गई। फिर आपके पास लिस्ट ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट का ऑप्शन दिया गया है कि आप किसी भी पार्टी के अगेंस्ट जितनी भी एडजस्टमेंट्स की गई हैं वो तमाम एडजस्टमेंट्स आप देख सकते हैं।
डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 टाइप के डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं कि अगर आपके पास पेशेंट रेफ़र किए गए थे तो रेफ़रल डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा डिस्चार्ज स्लिप का ऑप्शन दिया गया है कि आपके पेशेंट जब डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं तो वो हॉस्पिटल से विदाउट डिस्चार्ज स्लिप जो है आउट नहीं हो सकते। इसके अलावा डेथ सर्टिफिकेट को अगर आप रीप्रिंट करना चाह रहे हैं तो आप दोबारा से रीप्रिंट करके यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपके पास एक बेड स्टेटमेंट का ऑप्शन दिया गया है। बेड स्टेटमेंट से आप ये देख सकते हैं कि किसी भी वार्ड की जो करंट बेड हैं उनकी क्या कंडीशन है, उनके ऊपर कौन सा पेशेंट एडमिट है, उनकी कौन सी बिलिंग चल रही है, उनकी कितनी आउटस्टैंडिंग है, ये तमाम चीज़ें आप बेड स्टेटमेंट की रिपोर्ट से देख सकते हैं। फिर आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन है कैश कलेक्शन का। कैश कलेक्शन की रिपोर्ट जो है ये एक बहुत ही मेन रिपोर्ट है। आप इसे लिस्ट ऑफ पेमेंट रिसीट के तौर पे भी जो है देख सकते हैं। इसका मकसद ये है कि आप किसी भी टाइम के दौरान, ठीक है, स्पेसिफिक डेट और टाइम के दौरान आप ये देख सकते हैं कि कौन सी पेमेंट रिसीट्स बनाई गई थी, उनमें कितना डिस्काउंट दिया गया था। यहाँ पर बहुत टाइप के आपके पास फिल्टर्स हैं कि आप इसमें कैश कलेक्शन वाइज आप देख सकते हैं कि किसी भी कैश कलेक्शन लोकेशन की क्या इनकम थी। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि रिसीट टाइप वाइज के एडमिशन के अगेंस्ट टोटल कितनी पेमेंट रिसीट्स बनाई गई थी, एडवांस कितने लिए गए थे, या लैब रेडियोलॉजी, इस तरह की तमाम रिसीट टाइप्स जो है आपको यहाँ पे मिलती हैं। आगे आपके पास सिलेक्टेड यूजर का भी ऑप्शन मिलता है कि आपके किस यूजर ने कौन सी पेमेंट रिसीट बनाई थी। इसी तरह से आपके पास यहाँ पे फिर एक ऑप्शन है कैश रिफंड का। कैश रिफंड की रिपोर्ट बिल्कुल सेम इसी तरह से काम करती है जैसे कैश कलेक्शन की रिपोर्ट काम करती है। इसमें आप ये देख सकते हैं कि आपके टोटल रिफंड्स किस टाइम में किस यूजर ने किए, या किस कैश कलेक्शन लोकेशन से किए गए, या किस रिसीट टाइप के अगेंस्ट किए गए। इसके बाद आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जिसमें आपके पास पैकेज एक्चुअल कॉस्ट वेरिएंस का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि अगर आपने एक पैकेज 1 लाख रुपए का बनाया था और आपने उस पे किसी पेशेंट को एडमिट किया, उसके बाद उस सारे एक्सपेंसेस आउट करने के बाद आपका प्रॉफिट कितना हुआ इस पैकेज के अगेंस्ट, तो जो रिमेनिंग डिफरेंस होता है वो आपका प्रॉफिट कहलाता है। इसके बाद आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है सर्च पेशेंट का। सर्च पेशेंट के ऑप्शन से आप डिफरेंट फिल्टर्स को यूज करते हुए किसी भी पेशेंट को सर्च आउट कर सकते हैं। फिर आगे यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है शिफ्ट स्टेटस का। ये एक मैनेजमेंटल स्टेटस की स्क्रीन है जो कि हमने पहले फाइनेंस में भी डिस्कस की थी। इसका मकसद ये है कि आपके पास किसी भी शिफ्ट के अंदर कितनी कैश की कलेक्शन हुई है, आपके कितने यूज़र जो हैं वो कैश कलेक्शन के लिए एक्टिव हैं, उनका क्या स्टेटस है, आप यहाँ से स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके अलावा प्रिंट लेके डिटेल में ये सारी रिपोर्ट जो है आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपकी शिफ्ट क्लोज की रिपोर्ट है जो हमने स्टार्ट में डिस्कस की थी। इसके बाद आपके पास एक ऑप्शन है यहाँ पर कैश स्टेटस का। ये रिपोर्ट बेसिकली आपकी जो है यूजर्स होते हैं रिसेप्शन पे बैठे हुए यूजर्स जिन्होंने कैश की कलेक्शन करनी है या ट्रांजैक्शंस करनी है, ये उनके लिए बनाई जाती है। इसमें आपके पास आपके यूजर को नजर आता है कि उसने टोटल कितनी ट्रांजैक्शंस की हैं, किसी भी ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट कितने जो है कलेक्शन की है, और अगर उसने रिफंड की हैं तो कितने हुए हैं, अगर एक्सपेंस आउट की हैं तो ये सारी चीज़ें माइनस करने के बाद उसके पास कैश इन हैंड कितने हैं। इसके अलावा राइट साइड पे इस यूज़र को इसकी लास्ट 3 शिफ्ट्स नज़र आती हैं और इनको प्रिंट करके यूज़र चेक भी कर सकता है। इसके बाद यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट सर्विस शेयर की रिपोर्ट है, कंसल्टेंट शेयर की रिपोर्ट है, डिस्काउंट की रिपोर्ट दी है कि आपके हॉस्पिटल में जितने टोटल डिस्काउंट दिए गए हैं वो आप चेक कर सकते हैं। वार्ड हिस्ट्री है कि किसी भी वार्ड के अगेंस्ट किसी पेशेंट को कितना अर्सा एडमिट रखा गया, ये सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है पार्टी वाइज पेशेंट डिटेल। किसी भी स्पेसिफिक पार्टी के पेशेंट्स की डिटेल देखना चाहते हैं तो पार्टी वाइज पेशेंट डिटेल से आप देख सकते हैं।
बिल्कुल सेम इसी तरह से आपके पास एक ऑप्शन है पार्टी वाइज टोटल रेवेन्यू की रिपोर्ट। आपके कॉर्पोरेट या ज़कात डोनेशन के जितने भी पेशेंट्स होते हैं उनके अगेंस्ट रेवेन्यू आप इस रिपोर्ट से चेक कर सकते हैं। फिर आपके पास पेशेंट बिल ब्रेकअप है कि आपके किसी भी पेशेंट के जो एडमिशन के अगेंस्ट ब्रेकअप से आप उनको एक ही शीट के अंदर जो है देख सकते हैं। फिर आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है न्यूबॉर्न शिफ्टिंग का। पेशेंट के अगेंस्ट जब कोई भी न्यूबॉर्न बेबी की बर्थ होती है तो आप उसको लेबर रूम या ओटी से जब एनआईसीयू तक लेकर जाते हैं तो उस दौरान जो भी इन्वेस्टिगेशन होती हैं, जो भी प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाता है, वो आप न्यूबॉर्न शिफ्टिंग के फॉर्म्स को यूज़ करते हुए क्रिएट कर सकते हैं, या इसे हम नियोनेटल शिफ्टिंग भी कह सकते हैं। फिर यहाँ पे एक व्यू प्रोवाइड किया गया है जिसे हम टू डेज पेशेंट का नाम देते हैं। इस व्यू में बेसिकली आपको ये पता चलता है कि आज के दिन में कितने पेशेंट जो हैं वो हॉस्पिटल में विजिट कर रहे हैं और इनका क्या स्टेटस है, ये किस वार्ड में है या किस डिपार्टमेंट में है। इन टू डेज पेशेंट के स्टेटस को देखते हुए आप पेशेंट की फाइल को सर्कुलेट कर सकते हैं।